नमस्कार मित्रों। आज हम आपके लिए एक हृदय स्पर्शी कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी है वृंदा, तुम हो कहाँ। मित्रों, गजानन बाबू धीरे धीरे कदम उठाते हुए रेलवे स्टेशन के अंदर पहुंचकर कैंटीन के पास वाली बेंच पर बैठ गए। कैंटीन वाले लड़के ने ग्राहकों को चाय कॉफ़ी देते देते हौले से मुस्कुराकर गजानन बाबू का अभिवादन किया। पिछले कुछ महीनों से गजानन बाबू सुबह से शाम तक कुछ घंटे इसी बेंच पर बैठकर या स्टेशन पर टहल कर गुजारते हैं। यहाँ आकर एक सुखद सी अनुभूति होती है उन्हें। प्लेटफार्म का एक अलग ही संसार होता है। हर तरफ भीड़, शोर और हंगामा। यहाँ हर किसी को आने या जाने की जल्दी मची रहती है। अब तो उन्हें कई ट्रेनों के नाम, नंबर और आने व छूटने के समय मुँह ज़बानी याद हो गए हैं। वे भी इस भीड़ का हिस्सा बन गए हैं। स्टेशन का बुकिंग क्लर्क, गेट पर खड़ा टीटी, पूछताछ काउंटर पर बैठे दोनों नई उम्र के लड़के सब उन्हें जानने पहचानने लगे हैं। कभी कभी न्यूज़पेपर और बुक स्टॉल का मालिक भी उनके साथ बैठकर दुनिया जहान की बातें करते हुए समय बिताता है। 3 साल पहले गजानन बाबू एक सरकारी तकनीकी संस्थान में सहायक प्रबंधक के पद से रिटायर हुए थे। नौकरी करते हुए वे अपनी पत्नी वृंदा से ऐसा व्यवहार करते जैसे वह उनके ऑफिस की कर्मचारी हो। उनके ऑफिस जाने की तैयारी वृंदा ऐसे करती जैसे वे किसी ऑफिस नहीं, युद्ध के मोर्चे पर जा रहे हों। कपड़े, जूते, घड़ी, चश्मा, रुमाल सब तैयार मिलने चाहिए। नाश्ता ठीक समय पर टेबल पर लगा होना चाहिए, वरना वृंदा की सामत आ जाती। कभी कभी वृंदा कहती, लगता है जैसे वह किसी अस्पताल में रह रही हो, जहाँ हर काम घड़ी की सुइयों से चलता हो। जरा भी देर होने पर कहीं किसी की जान न चली जाए, ऐसा डर हर वक्त उसे लगता रहता। गजानन बाबू सोचते, वे पैसा कमा कर लाते हैं, घर में जीने लायक सभी सुख सुविधाएं जुटा दी हैं उन्होंने, फिर भी पत्नी को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। जो उन्हें अच्छा लगता हो वही काम करना पत्नी का धर्म है। जीवन के हर दुख और परेशानी में वृंदा उनके साथ थी। गुस्से में वृंदा को कभी कभी वे सबके सामने डांट देते। वृंदा प्रतिवाद नहीं करती, चुपचाप सामने से हट जाती। बेटे प्रशांत को स्कूल जाने के लिए तैयार करने से लेकर उसके होमवर्क, यूनिफॉर्म, किताबों की जिम्मेदारी वृंदा पर ही रहती। उन्हें याद आ रहा है कि कभी कभी स्कूल बस छूट जाने पर वृंदा उनकी ओर याचना भरी दृष्टि से देखती कि वे शायद प्रशांत को स्कूल छोड़ आएं, किंतु गजानन बाबू बिस्तर में लेटे लेटे अखबार पढ़ते हुए टस से मस नहीं होते। उल्टे वृंदा को ही बच्चे को समय पर तैयार न करने का उपदेश सुना देते। वृंदा पढ़ी लिखी थी, उसने कभी भी उनके इस अनाचार का विरोध क्यों नहीं किया। और भी न जाने कितने प्रश्न, कितनी बातें, कितनी स्मृतियां थीं उनके मस्तिष्क की जमा पूंजी में, जो अब वक्त बेवक्त उन्हें चुभती रहती थी। गजानन बाबू की बहन आनंदी के ब्याह में वृंदा का चुपचाप अपने गले का हार दे देना, भाई शेखर के अपेंडिक्स के ऑपरेशन के समय पैसों की कमी पड़ने पर उनकी सीमित आय से बचा बचा कर जोड़े गए 15,000 रुपये अम्मा और बाबूजी को दे देना, प्रशांत की बीमारी में रात रात भर जाग कर उसकी सेवा करना, आस पड़ोस में किसी की भी तकलीफ देखकर तड़प जाना। वृंदा की कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जो उन्हें बेहद साधारण सी बातें लगती थीं। अब वही बातें उन्हें पश्चाताप की आग में निरंतर झुलसा रही थीं। वृंदा को वे स्टेशन की भीड़ में खोजते थे, वृंदा कहीं नहीं थी। काश वृंदा इस भीड़ को चीरती हुई किसी दिन उनके सामने आकर खड़ी हो जाए, वे उससे अपने पुराने बर्ताव की माफ़ी मांग ले, बस और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। अब वे और वृंदा नए सिरे से अपना नीड़ बनाएंगे। वृंदा जो कहेगी वही वे करेंगे। वृंदा की इच्छाओं का सम्मान नीड़ बनाएंगे। वृंदा जो कहेगी वही वे करेंगे। वृंदा की इच्छाओं का सम्मान करेंगे, वृंदा के गुणों की प्रशंसा करेंगे। वे वृंदा से प्रेम करते हैं यह भी कह देंगे। जीवन कितना छोटा होता है जिसे हम बगैर किसी सलीके से यूं ही गुजर जाने देते हैं। कतरा कतरा खर्च होती जिंदगी को भरपूर ढंग से जीना भी कितने लोगों को आता है।
पुरुष सोचता है कि रोटी, कपड़ा और मकान एवं अन्य भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था करके उसने स्त्री पर एहसान किया है, जबकि इन चीज़ों से उसके अहम व पुरुषत्व को ही संतुष्टि प्राप्त होती है। पुरुष सुख और सुविधाएं चाहता है, स्त्री स्नेह और सुखी। पुरुष सुविधाओं को खरीदने में उम्र गंवा देता है, स्त्री खुशी पाने की आस में उम्र बिता देती है। इतनी सी बात यदि वे पहले जान पाते तो क्या वृंदा यूं ही पल पल घुटते हुए अपना जीवन बिताती? अक्सर वे वृंदा पर बिगड़ कर कहते, ऑफिस से आने पर थोड़ा मुस्कुरा कर स्वागत किया करो, ये शक्ल पर 12 क्यों बजे रहते हैं? प्रशांत का रिपोर्ट कार्ड देख कर कहते, प्रशांत की पढ़ाई की तरफ तुमने ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया है। सारे दिन खाली बैठकर क्या करती हो? कभी कभी स्कूल जाकर टीचर से पढ़ाई की प्रोग्रेस के बारे में जानकारी ले लिया करो। अब मैं तुम्ही लोगों के लिए तो सुबह से शाम तक खटता रहता हूँ, रोटी ना कमाऊँ तो तुम लोग खाओगे क्या? कल स्कूल जाऊँगी कहकर वृंदा सामने से हट जाती। वृंदा के प्रयत्नों से प्रशांत को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला। उनके रिटायरमेंट से पहले प्रशांत कंप्यूटर इंजीनियर बनकर एक प्राइवेट कंपनी में सिस्टम एनालिस्ट की नौकरी पर लग चुका था। विवाह उसने अपनी सहकर्मी सुवर्णा से अपनी पसंद से किया था। देखने सुनने में किसी हद तक कुरूप सी सुवर्णा शहर के धनी मानी व्यवसायी की इकलौती पुत्री थी। अपने पिता की तरह पहले अपने भले की सोचने वाली सुवर्णा ने घर में आते ही अपने पिता की समृद्धि के प्रभा मंडल के घेरे में प्रशांत को जकड़ लिया। प्रशांत अब सुवर्णा के इशारों पर ही नाच रहा था। शाम को प्रशांत सुवर्णा साथ ही लौटते, कभी कभी कहीं घूमने निकल जाते। देर रात तक वृंदा खाना लिए बैठी रहती। साल भर बाद पोता अंकुर पैदा हुआ। वृंदा के काम और जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। सुवर्णा को काम करने की आदत नहीं थी। वृंदा अब सुबह सुबह 3 लंच बॉक्स तैयार करती, साथ ही नन्हे अंकुर को नहलाना, कपड़े बदलना, मालिश करना, सब काम अनायास ही वृंदा के थके हुए कंधों पर आ पड़े। सुबह से कब शाम होती, रात से कब सुबह, वृंदा को होश न था। यदा कदा सुवर्णा सास पर कटाक्ष करना कभी नहीं भूलती। मम्मी, आज टिफिन वाली सब्जी में कितनी मिर्च थी? हम लोग उबली सब्जियां खाने के यूज्ड टू हैं। फिर मम्मी, आपने अंकुर की गीली नैपी क्यों नहीं बदली अभी तक? रैसेज हो जाएंगे। गजानन बाबू को आज भी याद है जैसे कल की ही बात हो। उस दिन प्रशांत सुबह ऑफिस जाते समय सुवर्णा से अपने 10,000 रुपयों के बारे में पूछ रहा था, जो उसने पिछली शाम सुवर्णा को रखने के लिए दिए थे। कुछ देर बाद सुवर्णा की तेज आवाज़ आई, सब जगह ढूंढ लिया, रुपए कहीं नहीं हैं। अपनी माँ से क्यों नहीं पूछते? कह रही थी आनंदी बुआ के देवर की शादी में जाना है, अब खर्च तो होगा ही। पापा जी रिटायर हो गए हैं, मांगने में शर्म आई होगी, सो ले लिए होंगे। कल मेहरी भी नहीं आई जो उससे पूछने की जरूरत हो। गजानन बाबू आंगन में नाश्ता कर रहे थे, जोर से दहाड़े, जोरू के गुलाम, शर्म नहीं आती अपनी माँ के बारे में ऐसी घिनौनी बातें सुनते हुए? और बहू, आज के बाद ऐसी बात मुंह से भी निकाली तो मुंह तोड़ दूंगा, कह देता हूँ। प्रशांत सीना तान कर उनके सामने आकर बोला, बिहेव योरसेल्फ पापा, आपको सुवर्णा से इस तरह नहीं बोलना चाहिए। वो माँ की तरह नहीं जो आपकी हर जायज़ नाजायज़ बात को चुपचाप सुनती रहे। सहसा धम की आवाज़ हुई। उन्होंने वृंदा की ओर देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे सारा रक्त निचोड़ लिया गया हो। वह अलमारी का सहारा लेते लेते भी जमीन पर गिरकर बेहोश हो चुकी थी। तुरंत वृंदा को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने सीवियर हार्ट अटैक बताया। 3 दिन ऑक्सीजन के सहारे जीवित रहकर चौथे दिन चल बसी थी वृंदा। वृंदा नहीं रही। बहू से ज़्यादा बेटे के कटु शब्द उसके हृदयाघात के कारण बने। वे रुपए अंकुर की अलमारी में कपड़ों के बीच रखे मिल गए थे। सुवर्णा ही रखकर भूल गई थी। गजानन बाबू को वृंदा के बगैर घर घर नहीं लगता। आत्मा के बगैर शरीर हो, कुछ ऐसा ही लगता है उन्हें। अकेलापन उन्हें काटने को दौड़ता है। प्लेटफार्म की भीड़ में कुछ शांति मिलती है उन्हें। पूरा दिन वे यहीं बिता देते हैं, लेकिन शाम होते ही समस्त सृष्टि में उनका एक ही प्रश्न गूंजने लगता है, कहाँ हो तुम वृंदा? मित्रों, हर कहानी में कोई न कोई संदेश छुपा होता है। कहानी लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ जिंदगी की जरूरी सीख भी देती है। धन्यवाद।